हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संविद आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एथिक्स की क्लास लगातार आपके सामने आ रही है और परसों की क्लास में आप देखेंगे कि क्लास थोड़ा छोटी थी। उसका कारण ये है कि टेक्निकल इशू, लगातार बारिश का समय है, मोंथा चक्रवात का पूरा प्रभाव उत्तरी भारत के क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि लाइट इशू बार बार हो रही थी, तो वीडियो शूट नहीं हो पाई लंबी, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि भाई मूल्यों, अभी मूल्य आपका खत्म नहीं हुआ है। आप सोचेंगे कितना मूल्य बढ़ा देंगे सर। देखिए, अभी ये है कि मानो मूल्य से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने 3-4 आपको क्वेश्चन का टाइप बताया। जैसे मैंने आपको बताया कि मूल्य क्या होते हैं, मूल्य कितने प्रकार के होते हैं, मूल्य विशेषता क्या है। दूसरा हमने ये बताया कि मूल्यों के निर्माण में परिवार की भूमिका क्या होती है। तीसरा हमने बताया कि मूल्यों के निर्माण में समाज की क्या भूमिका होती है, मूल्यों के निर्माण में पीयर ग्रुप की क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि मूल्यों के निर्माण में शिक्षण संस्थान की क्या भूमिका होती है और उसके बाद में मूल्य डिसाइड कैसे होते हैं, डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं, मूल्यों के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं जिनके माध्यम से हमारे मूल्य डेवलप होते हैं। हालांकि मूल्यों के निर्माण की प्रथम फैक्ट्री जो है परिवार को कही जाती है, और साथ ही साथ जो है अन्य जो हमने बताया कि समाज से किस तरीके से इंटरेक्शन होता है, शिक्षण संस्थान, ये सारी चीजें तो है ही है। लेकिन कुछ ऐसे निर्धारक तत्व भी हैं जिनके माध्यम से मूल्य जो है डेवलप होते हैं। अभी वो निर्धारक तत्व भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एथिक्स में कि मूल्यों के निर्माण में, इनकलकेट में जो है शिक्षण संस्थान की भूमिका। तो मूल्यों के निर्माण में शिक्षण संस्थानों की भूमिका। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए, अब शिक्षण संस्थान मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो प्राइमरी एजुकेशन आपको बताया कि 1 से लेकर के कक्षा 5 तक प्राइमरी एजुकेशन दिखाई पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग 1 से लेकर के 10 तक के शिक्षण संस्थान को प्राइमरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रखेंगे, क्योंकि 5 तक तो फिर आप देखेंगे काफी बेसिक आधारभूत मूल्य ही दिखाई पड़ेंगे। हालांकि ये मूल्यों के क्रम की बात करें तो यहाँ पर कक्षा 1 से 10 तक हम लोग लेंगे, और फिर हायर एजुकेशन कक्षा 11 से लेकर के फिर जो आपका उच्च शिक्षा रहती है, ठीक है, वो ले लेंगे। तो ऐसे कंडीशन में 2 हमें शिक्षण संस्थान दिखाई पड़ता है। पहला जो हमें दिखाई पड़ता है प्राथमिक शिक्षण संस्थान, और दूसरा जो दिखाई पड़ेगा वो कौन सा होगा, दूसरा आपका होगा उच्चतर शिक्षण संस्थान। ठीक है, अब ऐसे ही आप सोच रहे होंगे कि मेंस आंसर राइटिंग करते समय कैसे हम लिखेंगे। ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, कि अगर पूछा कि मूल्यों के निर्माण में शिक्षण संस्थानों की भूमिका क्या है, तो आप तुरंत बताइए कि प्राथमिक शिक्षण संस्थान और उच्चतर शिक्षण संस्थान। अब यहाँ पर आप क्लास भी लिख सकते हैं कि कक्षा 1 से लेकर के 10 कक्षा तक के जितने विद्यार्थी होते हैं वो प्राइमरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत मूल्यों का निर्माण उनके अंदर होता है। ठीक है, और वहीं अगर बात करें कि 11 से लेकर के कक्षा 11 से लेकर के आप बीए बीएससी जो भी आप डालना चाहें, बीए बीएससी, ठीक है, इसके साथ साथ में एमबीए, पोस्ट ग्रेजुएशन के भी जो कोर्स हैं, एमबीबीएस, ठीक है, पीएचडी हो गया, अन्य जो जो आपके हायर एजुकेशन के डिग्रीज आप सभी लोग प्राप्त करते हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, उस क्लास के विद्यार्थियों को, उन क्लास के सभी विद्यार्थियों को इसमें शामिल किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 बातें समझने योग्य हैं कि प्राथमिक शिक्षण संस्थान है तो यहाँ पर कौन से मूल्य सिखाए जाएंगे, कौन से मूल्य आपके अंदर डेवलप होंगे, और यहाँ पर उच्चतर शिक्षण संस्थान है तो कौन से मूल्य डेवलप होंगे। तो यहाँ पर बात करें तो आप देखेंगे कि आधारभूत मूल्य यहाँ भी डेवलप होते हैं, लेकिन आधारभूत मूल्य में जो परिवार के आधारभूत मूल्य होते हैं, जो समाज के आधारभूत मूल्य होते हैं, उससे इतर कुछ तो मूल्य वही डेवलप होते हैं, उससे इतर भी कुछ मूल्य डेवलप होते हैं, आधारभूत मूल्य। देखिए, आपने देखा होगा कि कक्षा 8 की एनसीईआरटी क्लास या फिर कक्षा 8 में आप सब लोग पढ़े ही होंगे कि इतिहास में गांधी जी का
योगदान दिखाई पड़ता है। आधुनिक भारत के इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान दिखाई पड़ता है, भगत सिंह का योगदान दिखाई पड़ता है, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे इतिहास के साथ साथ नीति शास्त्र भी आपके जो है आपके क्लास में एक अलग से पुस्तक ही हुआ करती थी, नैतिक शिक्षा करके। तो वो इसी वजह से डाली जाती थी पुस्तक, इसी वजह से उसको पढ़ाया जाता था कि आपके अंदर कुछ आधारभूत मूल्य स्थापित हो जाए, जिससे आप एक अच्छे परिवार और अच्छे परिवार के साथ साथ अच्छे समाज का निर्माण कर पाए और हमारा देश एक सभ्य समाज के रूप में जो है सामने आए, ठीक है। तो आधारभूत मूल्य में यहाँ पर आप देखेंगे कि पाठ्यक्रमों के माध्यम से माध्यम से क्या क्या सीखेंगे भाई। पाठ्यक्रम के माध्यम से पहला तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ईमानदारी सीखेंगे, ठीक है, ईमानदारी सीखेंगे। आपने कई सारी कहानियां, अच्छा आपने प्रेमचंद जी की कई सारे उपन्यास जो है आपने देखा होगा, उसमें भी आपको ईमानदारी और इसके साथ साथ में सच्चाई, ठीक है, जयशंकर प्रसाद के कई सारे उपन्यास आपने देखा होगा। तो ईमानदारी का मूल्य हो गया, साहस का मूल्य यहाँ पर सिखाया जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर साहस का मूल्य जो कि परिवार वाले मूल्य से अलग दिखाई पड़ता है, परिवार में शुरू में आपको साहस का मूल्य नहीं सिखाया जाता। तीसरी बात करें तो यहाँ पर परिवार से इतर जो मूल्य दिखाई पड़ता है वो आप देखेंगे कि यहाँ पर सर्वधर्म समभाव का मूल्य भी सिखाया जाता है, सर्वधर्म समभाव का मूल्य भी सिखाया जाता है। यहाँ पर एकता का भी मूल्य सिखाया जाता है, जो कि परिवार में इतने व्यापक स्तर से नहीं सिखाया जाता। एकता का मूल्य, यहाँ पर सहिष्णुता का मूल्य भी सिखाया जाता है, टॉलरेट करने का मूल्य। यह नहीं कि अगर कोई व्यक्ति आपके विचारधारा से जो है सहमत नहीं है तो आप उसको मानने लगे, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी विचारधारा हो सकती है, कोई हो सकता है अनुपात किसी की विचारधारा का ऊपर नीचे हो सकता है कि कोई ज्यादा अच्छी विचारधारा के साथ जो है बातें कर रहा है, कोई कम अच्छी विचारधारा के साथ कर रहा है। तो सहिष्णुता का मूल्य, ईमानदारी, साहस, सर्वधर्म समभाव का मूल्य, एकता का मूल्य, ठीक है। और इसके बाद में न्याय का मूल्य भी यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। तो कुछ मूल्य आप देखेंगे यहाँ पर सिखा, लेकिन याद रखिए अब जो प्राथमिक शिक्षण संस्थान है यहाँ पर कुछ और बातें भी डिसाइड करेंगे कि ये आधारभूत मूल्य किस तरीके से इनकलकेट हो रहे हैं। इनमें जो पहली बात है कि प्राथमिक शिक्षण संस्थान आखिरकार किस मोटो के साथ स्थापित किए गए हैं, क्या वो मोटो इनका धर्मनिरपेक्ष है, या फिर मान लीजिए कोई ऐसे शिक्षण संस्थान है जिसमें धार्मिक शिक्षा दी जाती है, जैसे मदरसा हो गया, या फिर आपने देखा होगा विद्या मंदिर दिखाई पड़ते हैं। तो अब ऐसे कंडीशन में जो मूल्य आपके अंदर आएंगे, ज्यादा चांसेज है कि आपके अंदर जो मूल्य आए वो जो है कुछ धार्मिक हो सकते हैं। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो है शिक्षण संस्थानों के मोटो को भी ध्यान में रखा जाता है कि अगर शिक्षण संस्थान के मोटो यानी उसका जो ध्येय है वो अगर एक प्रकार से देखा जाए क्लियर क्रिस्टल है, तो ऐसे कंडीशन में आपके वैल्यू भी उसी तरीके से आपके अंदर इंक्लूड होंगे, ठीक है। दूसरा, अगर आप सभी लोग देखें क्वालिटी ऑफ टीचर की भी बात की जाती है कि भाई अगर शिक्षण संस्थान में टीचर हाईली क्वालिफाइड है और बनावटीपन नहीं टीचर के अंदर। आजकल तो यूट्यूब पर प्रचलन हो गया है कि कई सारे टीचर ऐसे हैं कि पूरा बनावटीपन वाला मामला है, ठीक है। तो टीचर जो है वो अगर अच्छे हैं और वेल एजुकेटेड हैं, ठीक है, उनके अंदर भी अच्छे मूल्य हैं और वो खुद अपने आप में एक आदर्श रूप है एक बच्चे के लिए। एक कहते हैं ना कि एक शिक्षक जो है एक बच्चे के लिए आदर्श होता है, माँ जो है अपने बच्चे के लिए आदर्श होती है, पिता अपने बच्चे के लिए आदर्श होता है। तो ऐसे कंडीशन में शिक्षक के अंदर भी जो मूल्य है, पढ़ाने का तरीका उनका अच्छा है, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ टीचर भी डिपेंड करता है कि जो आधारभूत मूल्य आपके अंदर डेवलप हो रहे हैं वो कैसे डेवलप हो रहे हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर क्वालिटी ऑफ टीचर, ये भी डिपेंड करता है कि आपके अंदर जो मूल्य डेवलप होंगे वो कैसे होंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप यहाँ पर और लिख सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ पीयर ग्रुप। जैसे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जैसे शुरुआत में मान लीजिए आपका जो आपके साथी संगी है वो अच्छे मिल गए आपको और विवेकशील मिल गए और जो है आप देखेंगे पढ़ने में भी अच्छे हैं, स्मार्ट है, और दूसरा उनकी विचार भी अच्छे हैं, माता पिता द्वारा उनके अंदर संस्कार भी अच्छे ढाले गए। और अगर आप ऐसे बच्चों के साथ में रहते हैं तो आपके जो मूल्य होंगे वो भी आपके अच्छे होंगे, आपके अंदर भी नैतिक मूल्यों का जो स्तर रहेगा वो बढ़ा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर तीसरी पॉइंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ना दिखाई पड़ रहा हो तो यहाँ पर पीयर ग्रुप का भी प्रभाव
कि आपका पीयर ग्रुप कैसा है, ठीक है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। चौथा अगर आप देखें तो फिर जिस तरीके से मैंने आपको बता ही दिया कि स्कूल का एनवायरमेंट कैसा है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन का एनवायरमेंट कैसा है, तो एनवायरमेंट का भी प्रभाव यहाँ पर पड़ता है और वो उसी में आ जाएगा कि मोटो आखिरकार स्कूल जो है या शिक्षण संस्थान किस तरीके के मोटो के साथ, ध्येय वाक्य के साथ आगे बढ़ रहा है। तो ये इतने पॉइंट आप ध्यान में रखिए कि प्राथमिक शिक्षण संस्थान में, इसके साथ अब कभी आपको लिखना पड़े तो आप बताइएगा कि प्राथमिक शिक्षण संस्थान में आधारभूत मूल्य सिखाए जाते हैं जो पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों से थोड़ा सा अलग होते हैं। जैसे आपने बता दिया कि साहस का मूल्य, सर्वधर्म समभाव का मूल्य, एकता, सहिष्णुता, न्याय का मूल्य। साथ ही आपने बता दिया कि इसके साथ ही साथ पीयर ग्रुप, मोटो और क्वालिटी ऑफ टीचर, ठीक है, इसका भी प्रभाव इन मूल्यों के इनकलकेट में पड़ता है, यानी मूल्यों के जो है समावेशन में पड़ता है। अब यहाँ पर आप उच्च शिक्षण संस्थान की बात करें तो देखिए, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि 0 से 6 वर्ष के बीच में, 0 से 6 वर्ष के आयु के बीच की जो अवस्था होती है वो स्थायी मूल्यों की होती है। वहां पर जो मूल्य आपके अंदर डेवलप होते हैं उनका प्रभाव दीर्घकालिक होता है, मतलब तात्कालिक प्रभाव नहीं होता है कि तुरंत गायब हो गए। लेकिन यहाँ पर जो प्रभाव दिखाई पड़ेगा ये भी एक प्रकार से क्रांतिकारी प्रभाव होता है। जैसे आप देखेंगे कि जब आप किसी ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं और अगर ग्रेजुएशन में आपने प्रॉपर क्लास ली है तो ऐसे कंडीशन में जो आपके अंदर मूल्य डेवलप होंगे वो एकदम व्यक्तित्व परिवर्तन करने वाले मूल्य आपके अंदर डेवलप होंगे। तो यहाँ पर जो मूल्य डेवलप होंगे वो कैसे मूल्य डेवलप होंगे जरा देखते हैं। एक तो साधन मूल्य आपके अंदर डेवलप होंगे। कैसे मूल्य? साधन मूल्य आपके अंदर डेवलप होंगे। साधन मूल्य में मैंने उस दिन आपको बताया था कि स्वतंत्रता जो है आपका साध्य मूल्य है और साधन मूल्य कौन सा है? साहस आपका जो है साधन मूल्य है। तो साधन मूल्य में आप कहेंगे कि यहाँ पर साहस जो है वो डेवलप होगा। दूसरा आप अगर देखेंगे कि कैंपस वगैरह में जब आप पढ़ने जाते हैं, किसी डिग्री कॉलेज या बड़े कैंपस में पढ़ने जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में कई विचारधाराओं का प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है, आपको कोई ऐसे प्रोफेसर मिल गए जो मार्क्सवादी हैं, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में फिर आप देखेंगे विचारधाराओं में मान लीजिए मार्क्सवादी है, ठीक है। अब यहाँ पर कार्यक्रम चालू होता है आपके व्यक्तित्व के विकास का, क्योंकि ये मूल्य तो आपके अंदर आधारभूत है ही है, लेकिन यहाँ पर जो मूल्य डेवलप होंगे वो आपके व्यक्तित्व का विकास और आपकी पर्सनालिटी को डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो मार्क्सवादी कोई अगर प्रोफेसर मिल गया तो वर्ग संघर्ष की अवधारणा आपके अंदर आ जाएगी। ठीक है, वर्ग संघर्ष की अवधारणा आपके अंदर आ जाएगी और आप सोचेंगे कि भैया जो असमानता है उसको हमें दूर करना है किसी भी कंडीशन में, तो आपके वैल्यू कुछ चेंज होते हुए यहाँ नजर आएंगे। तीसरा, आप व्यवसायिक मूल्य भी सीखते हैं। व्यवसायिक मूल्य, अब व्यवसायिक प्रोफेशनल वैल्यू भी आप सीखते हैं। ठीक है, व्यवसायिक मूल्य, जैसे मान लीजिए आप एमबीबीएस कर रहे हैं तो एमबीबीएस में आप पता है आपको कि बिजनेस का सारा मामला सीखेंगे, बिजनेस का मामला सीखेंगे। एमबीए कर रहे हैं तो बिजनेस का मामला, और एमबीबीएस कर रहे हैं तो आप जो है मेडिकल से संबंधित जो भी चीजें हैं वो सीखेंगे। तो एमबीए कर रहे हो या फिर एमबीबीएस कर रहे हो, पीएचडी आप कर रहे हैं तो किसी विशेष जो है सब्जेक्ट में आप माहिर हो जाएंगे, तो व्यवसायिक मूल्य भी यहाँ सीखेंगे। तो 3 मूल्य यहाँ पर आप सीखेंगे। साधन मूल्य हो गया, विचारधाराओं प्रभाव में आपके अंदर कुछ वैसे विचारधारा इंक्लूड हो सकते हैं जिनसे आपका व्यक्तित्व का निर्माण हो। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं विचारधाराओं के प्रभाव से पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, ये भी आपके अंदर होता है। तो इतनी बातें हैं मूल्यों के निर्माण में शिक्षण संस्थाओं की भूमिका। तो आप बताइएगा कि प्राथमिक शिक्षण संस्थान के अंतर्गत ये मूल्य और उच्चतर शिक्षण संस्थान के अंतर्गत ये मूल्य आपके अंदर डेवलप होते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि भाई मूल्यों के डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से होते हैं, निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इनको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए आपको नोट्स कैसे बनाना है ये भी आप सोच रहे होंगे कि सर आप तुरंत पढ़ा करके जो है इसको मिटाने का काम कर देते हैं, इसको इरेज करने का काम कर देते हैं। तो आप मेरे साथ लिखते चलिए, तो इससे आपकी ज्ञानेंद्रियां भी सक्रिय रहेंगी। केवल सुनने का, कथा कहानी केवल सुनने से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। आप मेरे साथ आप भी अपना पेन चलाते रहिए। ठीक है, अभी शुरुआती चैनल है तो रीच हमारी कम है, लेकिन मुझे आशा है कि भावी भविष्य में जितने भी लोग हमसे जुड़ेंगे तो उनको ये क्लास जरूर पसंद आएगी, क्योंकि मैं भी आनंदित होकर के पढ़ाता हूँ। ज्यादा प्रेशर मेरे दिमाग में रहता नहीं है। जो चीजें पढ़ाना है उसमें बढ़िया से खो कर पढ़ाया जाए तो ज्यादा समझ में आती हैं चीजें, और दबाव में पढ़ाने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, आप कोई काम कर रहे हैं उसमें आपको ही नहीं मजा आ रहा है तो अगले व्यक्ति को कैसे मजा आएगा। तो पूरे मन से मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, बाकी आप सब लोग फीडबैक दीजिएगा कि कैसा मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि आखिरकार ये मूल्य निर्धारित कैसे होते हैं। कुछ ऐसे वैल्यूज होते हैं
जिनके लिए निर्धारक तत्व होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखें मूल्यों के निर्धारक तत्व क्या है, मूल्यों के निर्धारक तत्व, ठीक है। चलिए यहां पर पहली बात देखें तो यहां पर भौगोलिक परिस्थिति हमें दिखाई पड़ता है। आपने एक विचारधारा सुना होगा, परिस्थितियां, आपने पढ़ा भी होगा एक विचारधारा के बारे में, नियतिवाद, ठीक है। तो आजीवक संप्रदाय के लोग जो है नियतिवाद में विश्वास रखते हैं। तो काफी हद तक ठीक भी है, बहुत सारी चीजें आपके अनुसार नहीं चलती हैं, वो परिस्थितियां डिसाइड करती हैं कि आप कैसे होंगे, ठीक है। बहुत सारी चीजें जीवन में जो आप चाहते हैं वैसा नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं। अगर परिस्थितियां आपकी सम है तो ऐसे कंडीशन में आप जो सोच रहे हैं तो हो सकता है कि आपके अनुकूल हो जाए, परिस्थितियां विषम है तो ऐसे कंडीशन में आपके अनुकूल चीजें नहीं होती, आप चाह करके भी उसको बदल नहीं सकते हैं। उसी तरीके से भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर भी आप देखेंगे कई सारे मूल्य आपके अंदर स्वतः डेवलप हो जाते हैं। अब स्वतः डेवलप कौन कौन से मूल्य होते हैं, जैसे भौगोलिक परिस्थितियों में बात किया जाए तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट हमें दिखाई पड़ता है वो तापमान का दिखाई पड़ता है। अब मुझे एक चीज आप बताइए, जैसे किसी भी क्षेत्र का तापमान, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का तापमान अगर अधिक है, ठीक है, तो वहां के लोग कैसे मूल्य उनके अंदर डेवलप होंगे, कपड़ा कम पहनेंगे। तापमान अगर टेम्परेचर अगर मान लीजिए अधिक है तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की बात चल रही, तो वहां पर कपड़ा कम पहनेंगे, ठीक है, ढीले ढाले कपड़े पहनेंगे, कपड़ा कम पहनना, या आप कह सकते हैं ढीले ढाले कपड़े पहनना, ठीक है, ढीले ढाले कपड़ा पहनना, ठीक है। टेम्परेचर अगर कम है तो आप, अच्छा यहां पर टेम्परेचर अधिक के अंतर्गत अरब की भी बात कर लेते हैं। अरब में देखेंगे, अरेबियन जो आपका पेनिनसुला दिखाई पड़ता है, वहां पर भी धूल भरी आंधियां चलती हैं, ठीक है, धूल भरी आंधियां चलती हैं। अब ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे यहाँ की महिलाएं क्या करती हैं, बुर्का पहनती हैं, तो धूल भरी आंधियों से बचने के लिए बुर्का पहना जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर पुरुष भी लंबे वस्त्र पहनते हैं, लंबे वस्त्र पहना जाता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ वैल्यूज हैं जो आपके कल्चर को प्रभावित कर रही हैं, यानी तापमान से आप देखेंगे कि आपका पहनावा, आपकी संस्कृति भी चेंज हो रही, ठीक है। तापमान अगर कम है तो अगर बात की जाए किस स्थान की, यूरोप की मान लीजिए बात करते हैं, यूरोप की बात करें तो ठंडा प्रदेश होता है, आपको पता ही है कि समशीतोष्ण या शीतोष्ण क्षेत्रों में पड़ता है, तो ठंडा प्रदेश होता है। और ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कम कपड़े पहने जाते हैं, हालांकि ठंडा प्रदेश होता है तो ऊनी वस्त्र तो पहने जाते हैं, लेकिन महिलाएं यहाँ पर आप देखेंगे आमतौर पर कम कपड़े पहनती हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे अधिक कपड़े तो पहने जाते हैं, लेकिन दो संदर्भ की बात चल रही, अधिक कपड़े पहने जाते हैं लेकिन खुलापन जरूर रहता है, यहाँ पर खुलापन, ठीक है, खुलापन है। और यहाँ पर कम वस्त्र पहनने की भी परंपरा है, ठीक है, कम वस्त्र पहने जाते हैं। वजन कपड़े या ऊनी कपड़े तो पहने ही जाते हैं डेफिनेटली, वहां पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन कम वस्त्र पहनने की आधुनिकता की जो विचारधारा है वो भी प्रभावित दिखाई पड़ती है, कम वस्त्र पहने जाते हैं, ठीक है। अच्छा खान पान की बात करें तो खान पान में आप देखेंगे, खान पान में सामान्यतः इनके यहाँ एल्कोहल लिया जाता है और ये एक प्रकार से एथिकल माना जाता है। तो सामान्यतः आप देखेंगे कि एल्कोहल जो है इनके यहाँ लिया जाता है और ये यूरोप में नॉर्मल माना जाता है, सामान्यतः खाने के टेबल पर एल्कोहल रखा जाता है। तो तापमान भी काफी हद तक आप देखेंगे मूल्यों को डिसाइड करता है। दूसरी जो बात हमें दिखाई पड़ती है, दूसरी बात दिखाई पड़ती है किसकी, दूसरी बात दिखाई पड़ती है कि कोई क्षेत्र अगर उपजाऊ है तो वहां के मूल्य अलग होंगे, और कोई क्षेत्र बंजर है, उपजाऊ नहीं है, ठीक है, तो वहां के मूल्य हमें अलग दिखाई पड़ते हैं। तटीय क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि मछली वगैरह खाना आम बात है, क्यों, क्योंकि वहां पर ऐसा जो है हरा भरा क्षेत्र नहीं है, ऐसा उपजाऊ जमीन नहीं दिखाई पड़ता है जिससे वहां पर व्यापक स्तर से अन्य खाने पीने के सामान मिल सके। तो दूसरा जो पॉइंट हमें दिखाई पड़ता है वो दिखाई पड़ता है कि अगर भौगोलिक स्थितियों के अंतर्गत दिखाई पड़ता है कि अगर जमीन वहां की उपजाऊ है तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे
कि एक तो खान पान में शाकाहारी का और मांसाहारी का मूल्य डेवलप होगा। ठीक है, ये आप सभी लोग देख सकते हैं कि तटीय क्षेत्रों में, भारत के ही अंतर्गत देखें, तटीय क्षेत्रों में शाकाहार मांसाहार का प्रचलन हमें दिखाई पड़ता है, मछली चावल का प्रचलन दिखाई पड़ता है। वहीं उत्तर भारत के ब्राह्मण जो है वो आप देखेंगे शाकाहार को प्रमोट करते हैं, और उत्तर भारत के मंदिरों में या फिर आप गांवों में क्षेत्रों में आप देखेंगे शाकाहार को प्रमोट किया जाता है। उसका रीजन क्या है कि वहां पर उपजाऊ जमीन है और ऐसे कंडीशन में विविध प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं और उनकी संभावना भी रहती है, मिट्टी भी उपजाऊ रहती है, तो ऐसे कंडीशन में शाकाहार को प्रमोट किया जाता है। तटीय क्षेत्रों में ज्यादा विविधता फसलों में रहती नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में मांसाहार को प्रमोट किया जाता है। तीसरे पॉइंट की बात करें, जो तीसरा पॉइंट हमें दिखाई पड़ता है, तापमान हो गया, और इसके साथ साथ में हमने क्या देखा, तापमान हो गया, ठीक है, उपजाऊ उच्चावच की बात करें, टेरेन की बात करें, भाई अगर आप देखेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में जाएं, ठीक है, और मैदानी क्षेत्रों में जाएं, उच्चावच, या इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में टेरेन बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर आप सभी लोग जाएं तो पहाड़ी क्षेत्रों के जो लोग होते हैं वो पैदा होने के 10-15 वर्षों में उनको पता चल जाता है कि हमारा जीवन आसान नहीं है। मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अंदर मतलब स्वतः आप देखेंगे 10-15 वर्षों के बाद में आलस्य रूपी एक मूल्य जो है डेवलप हो जाता है। काम करना उनको आज है तो बिस्तर पर पड़े पड़े सोचेंगे कि आज नहीं, इसको कल कर लेते हैं, कल नहीं परसों कर लेते हैं। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्रों के लोग हैं वो आप देखेंगे कि पहले ही संघर्ष, साहस का मूल्य, ये सब मूल्य जो है उनको पहले से ही मिल जाता है। चूंकि भौगोलिक परिस्थितियां, भाई आपको सामान लेने जाना है, मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र में आप हैं, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में सामान लेने जाना है, संसाधन की कमी वहां पर, ठीक है, आपको एक पहाड़ी क्रॉस करके दूसरे पहाड़ी पर आपको सामान मिलेगा। अब ऐसे कंडीशन में आप जो है संघर्ष का मूल्य तो सीख ही जाएंगे, संघर्ष का मूल्य, साहस का मूल्य, ये सब तो आपके अंदर आ ही जाएगा। ठीक है ना, तो उच्चावच की वजह से भी आप देखेंगे कई सारे मूल्य हमें दिखाई पड़ते हैं। तो ये तो भौगोलिक परिस्थितियां हो गई। दूसरा जो पॉइंट हमें दिखाई पड़ता है कि मूल्यों के निर्माण में निर्धारक जो तत्व दिखाई पड़ता है दूसरा, वो कौन सा है, सामाजिक अंतर क्रिया है। मान लीजिए कोई ऐसी बस्ती है जो बिल्कुल पिछड़ी हुई बस्ती है, जहां पर सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल कम होता है, जनजातीय क्षेत्रों की बात चल रही है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि वहां के जो मूल्य होंगे, आधुनिकता के तत्व थोड़ा कम दिखाई पड़ेंगे, जातीयता अधिक वहां पर हावी होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो सामाजिक अंतर क्रिया, सामाजिक अंतर क्रिया, सामाजिक अंतर क्रिया के आधार पर आप देखेंगे कि मूल्यों का एक प्रकार से विकास होता है। तो आप देखेंगे पिछड़ी बस्ती, ठीक है, और इसके साथ साथ जनजातीय क्षेत्रों, यहां पर आप देखेंगे कि जो मूल्य होंगे वो परंपरागत होंगे। ठीक है, परंपरागत होंगे, जातीयता इनके अंदर हावी रहेगी। ठीक है, आधुनिकता का भाव दिखाई पड़ेगा। वहीं अगर मान लीजिए कोई ऐसा समाज है या कोई ऐसा क्षेत्र है, कोई ऐसा गांव है जो हाईवे के किनारे बसा हुआ है, तो वहां पर आप देखेंगे उनके जो मूल्य हैं वो बिल्कुल अलग होंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे हाईवे के किनारे या नगरीय क्षेत्रों में किनारे बसे क्षेत्र, नगरीय क्षेत्रों में बसे जो समाज है, समाज के लोग हैं, ठीक है, हाईवे के किनारे बसे क्षेत्र, यहां पर जो वैल्यू होंगे वो आधुनिकता के मूल्य होंगे, आधुनिकता के मूल्य होंगे। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि भाई सामाजिक जो अंतर क्रिया है उसके माध्यम से भी काफी हद तक ये चीजें डिसाइड होती है। अब यहाँ पर जो तीसरी बात है मूल्यों के निर्धारक तत्व में, ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है और लिखना है आईडीटी, जिससे अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि तीसरा जो पॉइंट हमें दिखाई पड़ता है वो है जनांक, डेमोग्राफी। ये भी काफी हद तक आप देखेंगे कि मूल्यों को जनांक की काफी हद तक देखेंगे कि मूल्यों के निर्धारण में अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है, तो डेमोग्राफी की बात करें,
तो पहला तो ये आपको दिखाई पड़ता है कि भाई लिंगानुपात, यहां पर डेमोग्राफी में क्या आ जाएगा, लिंगानुपात। ठीक है। अब मान लीजिए लिंगानुपात किसी क्षेत्र का, मेल की संख्या अधिक है और फीमेल की संख्या कम है, तो वहां पर जो मूल्य डेवलप होंगे, मान लीजिए यहां पर कोई कंडीशन बन रही, कंडीशन फर्स्ट की बात करें, कंडीशन फर्स्ट में आप देखेंगे कि मेल की संख्या अधिक है, फीमेल की संख्या कम है, तो ऐसे कंडीशन में यहां पर जो मूल्य डेवलप होंगे वो कैसे होंगे, मेल की संख्या अधिक है, बहुपति विवाह। ठीक है, इसके मूल्य डेवलप होंगे। वहीं अगर आप देखेंगे फीमेल की संख्या अधिक है और मेल की संख्या कम है, तो बहुपत्नी विवाह, पत्नी विवाह। ठीक है, ये भी देखेंगे। भाई लड़कियां अधिक हैं और लड़के कम हैं, तो ऐसे कंडीशन में लड़के जो है एक एक लड़के तीन तीन पत्नियों के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और वहीं अगर मेल जो है वो अधिक है और फीमेल कम है, तो आप देखेंगे कि एक एक लड़कियां जो है दो दो तीन तीन पतियों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। एक उत्तराखंड में एक जनजाति जिसका नाम है खस जनजाति, यहाँ पर बहुपति विवाह दिखाई पड़ता है हमें। खस जनजाति आप एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हैं कि खस जनजाति के समाज में बहुपति विवाह दिखाई पड़ता है। ठीक है, बहुपति विवाह, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही स्त्री के दो पति दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप यहां पर एग्जाम्पल के माध्यम से दे सकते हैं कि जनांगीकी में भी लिंगानुपात जो है ये डिसाइड करता है कि कहां पर कैसे मूल्य डेवलप होंगे। दूसरे कंडीशन की बात करें, लिंगानुपात के अलावा अगर दूसरे कंडीशन की बात करें, तो यहां पर क्या दिखाई पड़ेगा आपका, दूसरे कंडीशन में आपका दिखाई पड़ेगा क्या, दूसरे कंडीशन में आपका जीवन प्रत्याशा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, दूसरे कंडीशन में आपका जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, अब देखिए जीवन प्रत्याशा की बात करें तो कई सारे ऐसे समाज है जहां पर आप देखेंगे जीवन प्रत्याशा अधिक दिखाई पड़ती है। जैसे आप जापान की बात करें तो जापान में जीवन प्रत्याशा लगभग 80 वर्ष है। भारत में अपने यहाँ औसत में आप कहेंगे तो 70 के आसपास अभी है। तो जापान में 80 से 85 वर्ष के लोग अभी भी आप देखेंगे कि जीवित है। तो जीवन प्रत्याशा डिसाइड करता है कि वहां के वैल्यू किस तरीके से होंगे। तो यहाँ पर आप देखें कैसे डिसाइड करता है। पहला आप देखेंगे कि जीवन प्रत्याशा अगर अधिक है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर अधिक है और इसके साथ साथ में अगर रिसोर्सेज भी अधिक है, संसाधन भी जो है उसी हिसाब से उपलब्ध है, ये अधिक है, तो यहाँ पर जो मूल्य डेवलप होंगे वो कैसे मूल्य डेवलप होंगे, यहाँ पर मूल्य डेवलप होंगे वृद्धों को जीवन या जीवित रखने का मूल्य आप कह सकते हैं। ठीक है, जीवित रखने का मूल्य, उनका सम्मान का मूल्य। ठीक है, इनके सम्मान का मूल्य, ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं किससे, जीवन प्रत्याशा से। दूसरा मान लीजिए कहीं लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो कम है, ठीक है, और रिसोर्सेज भी आप देखेंगे कि कम है, संसाधन भी कम है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि वृद्ध लोग जो है वो संवेदनशील स्थिति में रहेंगे। ठीक है, तो वृद्धों की संवेदनशीलता यहां पर रहेगी, वृद्धों की संवेदनशीलता रहेगी और जो सम्मान का भाव है वो नहीं रहेगा। ठीक है, भारतीय समाज भी इस कंडीशन में आप देखेंगे कि जीवन प्रत्याशा तो यहाँ पर एवरेज है, लेकिन रिसोर्सेज की लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से वृद्धों की कंडीशन, इसी वजह से वृद्धों को वंचित वर्ग में शामिल किया जाता है। ठीक है, ये भी है। एक एग्जाम्पल और भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, एस्कीमो जनजाति के जो लोग हैं, एस्कीमो, ये उत्तरी ध्रुव में पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं कि जब बूढ़े हो जाते हैं तो ये लोग स्वतः प्राण त्याग देते हैं कि हमारे जो, चूंकि रिसोर्सेज की लैक ऑफ रिसोर्सेज रहता है, संसाधनों की कमी रहती है, तो ये सोचते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो भावी भविष्य में उनको संसाधनों की कमी ना हो, हमने जितना संसाधन हमें यूज करना था हमने यूज कर लिया है, अब उनको कमी ना हो, तो हम जो है जल्दी ही अपना
प्राण त्याग देते हैं और जल्दी ही संसाधनों से छुटकारा पा जाते हैं कि ज्यादा संसाधन हम इस्तेमाल ना करें। तो मूल्यों के निर्माण में निर्धारक तत्व में आप देखेंगे कि ये भी फैक्टर आपके सहयोगी होते हैं। ठीक है, तो जननांकी के अंतर्गत पहला हमने लिंगानुपात देखा, दूसरा जीवन प्रत्याशा देखा, और तीसरा अब आबादी दिखाई पड़ेगा। अब आबादी में देखिए, अगर मान लीजिए कि आबादी अधिक है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि हमें कुछ मूल्य अलग दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो आबादी की बात करते हैं, तो आबादी जो हमें दिखाई पड़ता है उस आबादी की बात करें तो यहां पर देखिए जननांकी में जो तीसरा फैक्टर है वो आबादी का है। आबादी का आप कहेंगे कि आबादी से कैसे मूल्य डेवलप होता है, तो आबादी की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे जहां पर ज्यादा आबादी होगी तो वहां पर आप देखेंगे गर्भपात के मूल्य जो है हमें दिखाई पड़ते हैं। तो आबादी अधिक अगर है तो यहाँ पर आप देखेंगे, लेकिन ऐसे भी कह सकते हैं कि आबादी अगर अधिक है तो गर्भपात के मूल्य कम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अगर आबादी कम है तो गर्भपात के मूल्य अधिक दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये दोनों फैक्टर एक दूसरे को निर्धारित करते हैं, इस वजह से कंफ्यूजन ना हो, ये दूसरा फैक्टर भी काम कर सकता है। जैसे गर्भपात के मूल्य अगर जहां पर अधिक होगा वहां पर आबादी कम होगा, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि गर्भपात का मूल्य अधिक है तो वहां पर आबादी कम होगा। ठीक है, अब दूसरा ये कह सकते हैं कि गर्भपात का मूल्य अगर कम है तो आबादी अधिक होगी। तो एबॉर्शन रेट अगर आप देखेंगे जिस क्षेत्र में कम है वहां पर आबादी अधिक दिखाई पड़ती है, तो आबादी अधिक है इसका मतलब क्या है कि गर्भपात का जो वैल्यू है वहां पर कम है, यानी लोग बच्चे को भ्रूण की ही अवस्था में मार नहीं रहे। ठीक है, तो ये भी आप कह सकते हैं कि दोनों फैक्टर एक दूसरे से एक प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो आपने देखा कि 3 फैक्टर हैं जो डेमोग्राफी से वैल्यू को डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब कुछ और बातें करते हैं कि कौन कौन से और तत्व हैं जो मूल्यों के निर्धारक तत्व में शामिल हो सकते हैं। चलिए कुछ और पॉइंट देखते हैं जो मूल्यों के निर्धारक तत्व में शामिल हो सकते हैं, उनकी बात करें तो यहां पर आप देखेंगे हमें दिखाई पड़ता है अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था भी आप देखेंगे कि मूल्यों की निर्धारण में एक महत्वपूर्ण फैक्टर साबित होता है। कैसे? कई ऐसे देश होते हैं जिनकी आर्थिक जो विचारधारा है वो डिसाइड करती है कि उनके देश का जो सामूहिक मूल्य होगा वो कैसे होगा। मान लीजिए पूंजीवादी देशों की बात करें तो पूंजीवादी देशों में जो व्यक्तिवाद की विचारधारा है वो प्रभावी दिखाई पड़ेगी। तो आप देखेंगे मान लीजिए जैसे अमेरिका है, अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी है। कैसी है? पूंजीवादी है। ठीक है, कैपिटलिस्टिक है। अब ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि भाई यहाँ की जो विचारधारा है पूंजीवादी है, तो पूंजीवादी विचारधारा का मूल ही है कि व्यक्ति को आजादी और व्यक्ति विशेष के हिसाब से बाजार डिसाइड होगा, यानी यहाँ पर व्यक्तिवाद को ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, व्यक्तिवाद को अधिक बढ़ावा दिया जाएगा। तो जो एक प्रकार से सामूहिकता के मूल्य हैं वो यहाँ पर कम दिखाई पड़ेंगे। वही मान लीजिए अगर भारत की बात करें या फिर आप क्यूबा की बात करें, ठीक है, क्यूबा की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे समाजवादी विचारधारा दिखाई पड़ती है। भारत की भी बात कर लेते हैं, अभी भारत कहाँ पर आएगा तो यहाँ पर समाज के प्रगति के मूल्य आपको ज्यादा दिखाई पड़ेंगे। समाज की प्रगति का मूल्य यहाँ पर अधिक दिखाई पड़ेगा। भारत की बात करें तो भारत आपको पता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिक्स्ड है, यानी मिक्स्ड है, यानी ना तो यहाँ पर आप देखेंगे केवल पूंजीवादी व्यवस्था है ना ही केवल समाजवादी। पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रण भारत की अर्थव्यवस्था में दिखाई पड़ता है। तो भारत की बात करें तो भारत में आप देखेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ऐसे कंडीशन में व्यक्तिवाद भी यहाँ पर हावी है। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग पूंजीपति लोग हैं जिनको बढ़ावा दिया जाता है और फिर साथ ही साथ सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जाती है। ऐसा नहीं कि केवल जो है बिजनेसमैन को ही बढ़ावा दिया जाता है। उसका रीजन ये है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, व्यक्तिवाद के साथ साथ समाजवाद को भी बढ़ावा दिया जाता है। तो आपने देखा होगा कि समाजवाद में फिर कल्याणकारी अर्थव्यवस्था आ जाएगा कि व्यापक स्तर पर वंचित वर्गों का कल्याण करना, जिसमें वृद्ध है, महिलाएं हैं, साथ ही साथ बच्चे हैं, विकलांग हैं,
ठीक है, फिर ट्रांसजेंडर भी शामिल है, तो एलजीबीटी समुदाय भी शामिल है। तो ऐसे कंडीशन में जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसके आधार पर भी यहाँ वैल्यू इनकलकेट होते हैं। तो ये तो हमने बता दिया कि किस तरीके से मूल्य आपके निर्धारित होते हैं, कुछ निर्धारक तत्व हैं जिनके आधार पर मूल्य निर्धारित होते हैं। तो अब याद रखिए कि आपके अपने पर्सनालिटी में केवल आपके समाज और परिवार की भूमिका नहीं है, जहां जिस जगह आप पैदा हुए हैं वहां के ज्योग्राफी की भी भूमिका दिखाई पड़ती है, और देश की जो आर्थिक विचारधारा है उससे भी आपकी पर्सनालिटी और आपका वैल्यू सिस्टम क्रिएट होता है। तो आज ये जो टॉपिक है मूल्य का, वो पूरी तरीके से अब एकदम इसका सुपड़ा साफ हो रखा है, ठीक है, एकदम समाप्त हो गया है। और मुझे आशा है कि मूल्य से संबंधित कभी भी कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो पूरी तरीके से आप इसको बताने में सक्षम होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।